जैसे दूसरे राज्य की हैं, उनको क्षेत्रीय बना के थोपा गया। उर्दू जो जिसके लिए उर्दू भाषी या मुस्लिम भी जो हैं वो भी हैरान हैं कि सब जगह तो उर्दू बोलने वाले नहीं है, मगर उर्दू को भी हर जगह ही, हर ज़िला में 24 ज़िला में उसको उनके लिए जगह बनाई जा रही है। और हमारे अपनी आदिवासी भाषाएं जितनी हैं और झारखंडी बोलियां जो हैं, उनको जो है जगह जो देने की बात नगण्य हो गई है। यहाँ पर हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं आ रही है भाषा को लेकर। और साथ ही साथ जो है उसके बाद जो 1932 का खतियान का जो हुआ था कि वही निर्धारित करेगा स्थानीयता को, वही आधार बनेगा नियुक्तियों का। तो ये सारी चीज़ें मतलब वो बार बार यू टर्न पे यू टर्न पे यू टर्न, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं कि लोग अब बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा इससे तंग आ चुके हैं। और उनको साफ नज़र में आ रहा है कि जिस तरह की बातों को लेके इन सब कुछ चीज़ों को शुरू किया गया था वो अब जो है बिल्कुल हमारे लिए तो नहीं होने वाला है। अभी हाल में ही देखिए ना, इन्होंने कहा, बड़ी ज़ोरदार घोषणा की, हम लोग भी थोड़ा सा हैरान हो गए थे कि क्या हुआ है कि सभी युवाओं से जो है विचार विमर्श करने के बाद में नियुक्ति की। 73% युवाओं का मानना है, ऐसा सरकार का कहना है। हाँ, मगर जो जिस तरह की बातें आई हैं तो फिर ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं सब कोई। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर 10वीं और 12वीं का बोर्ड अगर जो यहाँ का नहीं भी उसका सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेगा, या फिर उनको यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा, यहाँ की संस्कृति या यहाँ के इतिहास के बारे में जानना कोई ज़रूरी नहीं है, सारी अर्हताएँ हटाई जा रही हैं। निश्चित रूप से ये पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए ये एक ऐसी जगह, एक राज्य बनेगा जहाँ पर सभी लोग आके यहाँ की सरकारी नौकरियों, जिस पे सबसे पहले यहाँ के स्थानीय लोगों का, आदिवासियों का, मूलवासियों का हक बनता है, वो बिल्कुल ही ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये भारतवर्ष के लिए के जितने भी नागरिक हैं, युवा हैं, जिनको नौकरी चाहिए, वो झारखंड बेधड़क आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों को दिख रही हैं सामने और ये नाराज़गी का कारण बन रहा है। इसीलिए उनके सत्ता पक्ष में भी कुछ एक लोग हैं, जैसे लोबिन हेम्ब्रम जी हैं, और भी कुछ अभी इस बार जो हैं सत्तारूढ़ पार्टी में रहने वाले जो हमारे विधायकों ने भी इन सब में सरकार को घेरे में लिया। तो ये बहुत ही गलत संदेश जा रहा है लोगों के बीच में, और हेमंत जी से अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस 1932 को अपने वोट बैंक के रूप में, जो एक एस्टेब्लिश्ड मुद्दा के रूप में देखते थे, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से खिसकता नजर आ रहा है आने वाले समय निश्चित रूप से वो लग रहा है। नहीं, क्योंकि हर बार कुछ ऐसी बातें हो जा रही हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये इनकी सरकार चले, अच्छे से चले और लोगों को न्याय मिले, मगर जिस तरह से बार बार हो रहा है तो सब लोग निराश होते चले आ रहे हैं। और इसका जो है खामियाजा ना जो है, क्योंकि सिर्फ आप काठी की हार बार बार नहीं चढ़ती है, जो वही बात हो जाएगी। और जिस तरह से मुझे लगता है कि इन्होंने 2014 में जिस तरह से मोदी सरकार वो बड़े बड़े जुमले करके आई थी, उनका इन्होंने प्रेरणा लेके उसी तरह की बातें, अपने चुनावी वादे उस तरह के बनाए थे, एजेंडा बनाया था, और अब उससे बिल्कुल ही पीछे चले जा रहे हैं। क्या लगता है कि 1932 को बड़े ही जोर शोर से प्रचार प्रसारित किया गया कि अब 1932 लागू हो गया और हेमंत सोरेन एक बड़े चेहरे के रूप में देखे जा रहे थे, और अचानक से अब नई नीति इसी पर लाया गया है, और भाजपा का कहना है कि कहीं ना कहीं उसको छुपाया गया है, सदन में भी उस बात को प्रमुखता से बताने का काम नहीं किया जा रहा है कि आखिर उसमें है क्या। भाजपा क्या बोल रही है, नहीं बोल रही है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि भाजपा तो खुद ही जुमलों वाली पार्टी है। वहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और ठगा जाता है लोगों को। तो उनके बनिस्बत हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आम जो झारखंडी है अपने आप को किस तरह से देख रहा है, अपने हक अधिकार को लुटता हुआ, और जो उसका एक हमारे युवा क्या चाहते हैं, अपनी ही जगह पे नौकरी चाहते हैं। हमारे युवाओं को, हमारे लोगों को बाहर भटकना पड़ रहा है, बाहर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये कैसा न्याय है, कैसा सामाजिक न्याय हम लोग उसको देखें कि हमारे लोगों को बाहर भटकना पड़े और बाहर के लोग आके यहाँ पर हमारी लोगों की रोटी छीन लें। तो ये तो गलत है ना। आप दरवाज़ा, हम सरकार से जिनसे हम अपेक्षा करते हैं कि वो हमारा संरक्षण करेंगी, वही दरवाज़ा खोल दे रही है। तो ये सब निश्चित रूप से क्या लगता है कि निश्चित रूप से लोगों का जो है आशा जो है वो टूट रही है। आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आप खुद आदिवासियों के एक बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, सामाजिक लीडर हैं, बार बार आपको आदिवासी राज में ही सड़क पर उतरना पड़ रहा है। अब क्या करेंगे? सरकार जो है वो तो जिनको हम अपना समझते थे, अपना हितैषी समझते थे, हमारा संरक्षण देने वाला समझते थे, अगर वही हमारे विरोध में काम करें तो बहुत पीड़ा होती है।
तो फिर हम तो संवैधानिक एक लोकतांत्रिक तरीका है, हमको तो उतरना ही है और सरकार को चेताना ही है कि देखिए आप गलत कर रहे हैं, ये स्वीकार्य नहीं है। और यही बातें हम बार बार बोल रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, मगर फिर वो कुछ मीठी और मतलब दिलासा देने वाली बातें हो जाती हैं और उसके बाद फिर आपने देखा होगा किस तरह से जब स्थानीय नीति की बात जो हुई थी 1932 का जो है कर दे रहे हैं, तो लोग कितनी खुशी से सड़क पे उतर आए थे। आपने तो अपने पार्टी से ही बगावत कर ली थी। जी, बगावत इसलिए की क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो पार्टी जो है अपने निजी लाभ के लिए, स्वार्थ के लिए मैं नहीं करती हूँ। राजनीति मेरे लिए माध्यम है समाज सेवा का, और जहाँ मुझे लगेगा कि गलत हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है, और क्यों नहीं वो ऐसी पार्टी जिसमें मैं एक बार मैंने कहा भी था कि ये मेरे डीएनए में है, क्योंकि मेरे पिताजी ने इसमें जो है कांग्रेस का दामन जो है मेरे जन्म लेने से पहले ही थाम लिया था, तो इसलिए वो मेरे डीएनए में है। मगर बहुत दुख के साथ मुझे आला कमान जो है या फिर वहाँ शीर्ष नेतृत्व से बस ये शिकायत रही कि वो हमारी बातें नहीं सुन पाने के लिए समय निकाल पाए। मगर जो झारखंड राज्य में जो भी कुछ हो रहा था उसने मुझे मजबूर किया कि जिस भाषा के विरोध में मैंने 2011 में बतौर विधायक जो अपना एक वो किया, अपना विरोध प्रकट किया था सदन में, और फिर जो मंत्री रहते हुए भी जो मैंने किया था, वो तो एक बहुत ज़ोरदार तमाचा था कि जिस तरह से उन जिन बोलियों को हम लोग यहाँ अपने राज्य में बिहार में आपको मैथिली मगही को मगही और भोजपुरी को जो क्योंकि वो बोली की श्रेणी में आते हैं तो उसको बिहार में भी उसको जो है मान्यता प्राप्त नहीं है स्कूल पढ़ाई के स्तर पे या ये दफ्तर के इस्तेमाल में। और जो है मैथिली ठीक है 8वीं कंडिका में ज़रूर है, मगर वो हमारे अपने राज्य की भाषा तो नहीं है। हमारे अपने राज्य की जो भाषाएं हैं, 5 आदिवासी भाषाएं और जो 4 क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनके संवर्धन के लिए क्या हुआ है आज तक? बल्कि जो है 2011 में आपके उड़िया और बंगला को यहाँ पर शामिल कर दिया गया। हाँ, मान्यता द्वितीय राजभाषा की मान्यता मिल गई, जिसका मैंने बहुत पुरजोर विरोध किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री जो अर्जुन मुंडा जी के पास भी जाके मैंने इसका बहुत सारे मैंने उनको तर्क दिए थे और सारी बातें रखी थी कि कृपा करके मत कीजिए, हमारे अपने जो भाषा के हिस्से में सेंधमारी होगी। तब भी उन्होंने कर दिया। अपने वोट बैंक को देखते, क्योंकि उड़िया जो बोलने वाले लोग जो उनके अपने विधानसभा उस समय जो अभी भी उनके लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है सरायकेला, और अभी भी जो महतो का जो उन्होंने कह दिया कि हम प्रक्रिया में उनको अनुसूची में डालने का कर रहे हैं शुरू, तो वो भी सरायकेला खरसावा में भी महतो समुदाय के लोग हैं। तो इस तरह के जो है अपने वोट बैंक को साधने के लिए हमारे साथ जो लगातार अन्याय हो रहा है, और भाषा पे आधारित आपका पश्चिम बंगाल बन चुका है, भाषा पे आधारित आपका उड़ीसा बन चुका है। तो जब हमारी बारी आई इतने संघर्ष के बाद में, तो हमें अपना जो है न्याय मिलना चाहिए ना, हमें हमारा हिस्सा चाहिए। क्या लगता है अबुआ राज दिसुम राज की जो एक जो यहाँ पर परिकल्पना है वो साकार होता हुआ दिख रहा है, या फिर बिल्कुल धुंधला हो गया, या फिर इस नारे को अब हटा देना चाहिए? क्या आप क्या समझते हैं? नहीं, नारा हम बिल्कुल ले चलेंगे, क्योंकि ये नारा जो है किसी सरकार ने, किसी पार्टी ने नहीं दिया है, ये हमारे जो अपने पूर्वजों ने दिया है। अबुआ दिसुम अपना राज, बिरसा मुंडा जी नारा कितना फली फूल यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। इतने संघर्ष के बाद, इतने विरोध के बाद भी अगर सरकारें इस बात को नहीं समझ पा रही हैं, तो मैं तो कहती हूँ कि लानत है ऐसे मतलब जो सरकारें और जो पार्टियां जो इस तरह से धोखा दे के और उनको लगता है कि हम अब जो चाहें सीट पे बैठ के कर सकते हैं, तो आने वाले वक्त में निश्चित रूप से इनको इसका जो है परिणाम भुगतना पड़ेगा, ये तो मैं ज़रूर कहूँगी। आज आदिवासी बचाओ महारैली को लेकर आप लोग यहाँ पर जुटे हैं। आदिवासी सरकार में आदिवासी का कौन ऐसी बातें हैं जो कि नहीं मानी जा रही है या फिर सुनी जा रही है और आप लोग को आज बचाना पड़ रहा है? क्या खास बात? देखिए, पेसा कानून जो है, जो आदिवासी के जो अनुसूचित क्षेत्रों में उनके अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों को व्यवस्था में प्राथमिकता देने की बात थी, कायम करने की बात थी, उसको प्रारूप अभी तक अधूरा ही पड़ा हुआ है। मतलब कोई गंभीरता कहीं से भी नहीं आ रही है। 40% देश का 40% का खनिज पदार्थ हमारे अपने राज्य में, यूरेनियम जैसे बेशकीमती और सबसे कीमती जो एक पदार्थ के अलावा और भी जो 15 तरह के खनिज पदार्थ के होने के बावजूद भी आज तक कोई खनिज नीति नहीं बनी है। समता जजमेंट को लागू नहीं किया गया है, जबकि 2011 में मैंने भी इसकी मांग की थी और समता जजमेंट की कमेटी बनी थी जिसका मैं हिस्सा थी। और बस ये आई वॉश की तरह ही हम लोग देख रहे हैं
मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ आई वॉश की तरह, उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। तो फिर जो आदिवासी जो अपने जल जंगल ज़मीन की आज रक्षा नहीं कर पा रहा है, केंद्र सरकार भी ऐसी ऐसी सड़क की योजनाएं लेके आ रही है जिससे ना सिर्फ हमारी अपनी सभ्यता संस्कृति का जो एक महत्वपूर्ण अंग जो हमारे अपने जल जंगल ज़मीन पे जिस तरह से अतिक्रमण जो योजनाओं का हो रहा है, और इसमें राज्य सरकार भी अपना बिल्कुल बिचारगी वाला अपने भूमिका दिखाती है। तो निश्चित रूप से हम लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा है। जो भी हो रहा है, जैसे देखिए अभी हाल फिलहाल में ऐसी बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें हाथी या जंगली जानवर जो हैं वो गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए जंगल सुरक्षित नहीं है, समाप्त होते जा रहे हैं। समाप्त होते हैं। हाथी के लिए एलिफेंट कॉरिडोर बोलते हैं, मगर वहीं पे कॉरिडोर में ही बाईपास निकाले चले जा रहे हैं। अभी भारतमाला प्रोजेक्ट जो है उसके तहत भी आपका गढ़वा चतरा में भी ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा या कहाँ चला जाएगा, इतना कुछ हो गया है। विदेशों में देखिए, वहाँ पर भी अगर जंगल से अगर सड़क निकाली जाती है तो जंगली जानवरों के लिए भी अलग से जो ब्रिज बनाया जा रहा है ताकि उनको किसी तरह से परेशानी महसूस ना हो। निश्चित रूप से ये जब जानवरों के, हमारे वन प्राणियों के भी अधिकार क्षेत्र में अगर अतिक्रमण होगा तो वो भी उसका आक्रामकता दिखाएंगे। उसी तरह से आदिवासी भी है। आज आक्रामक क्यों हो गया? क्योंकि हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, हमारी जो बातें हैं हमको उसको कुचला जा रहा है और केवल लफाजी हो रही है, यहाँ पर झूठे वायदे हो रहे हैं और आदिवासी को लगातार ठगा जा रहा है वोट बैंक के बताओ। आने वाले समय में क्या स्ट्रेटजी होगी आदिवासियों के हक और अधिकार, जल जंगल जमीन बचाने समेत अन्य बातों को लेकर? देखिए, सरकार से तो हम लोग मांग कर ही रहे हैं कि इन सब चीज़ों पर रोक लगाया जाए। बहुत हो गया विकास। किसका विकास? ऐसे बहुत सारे बाईपास बन रहे हैं जगह जगह में जहाँ पर उपजाऊ खेतों को उजाड़ के वहाँ पर बाईपास निकाले जा रहे हैं। मतलब आपके NH है, मैं गुमला के ही NH 23 की मैं बात करूँगी, वहाँ पर NH पहले से है मगर आप बाईपास 10 किलोमीटर का निकालेंगे 5 किलोमीटर का NH छोड़ के, तो ये क्या, किस तरह की मंशा है? और लोग लगातार विरोध कर रहे हैं फिर भी आप बने चले जा रहे हैं। तो हमारी 5वीं अनुसूची के राज्य जहाँ पर अज़बा राज की जो बात थी, हमारे अपने स्वशासी व्यवस्थाओं को कायम करने की बात थी, वो सब तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना। और सरकार, जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार वो योजना ला रही है तो राज्य सरकार भी कहीं से प्रतिरोध नहीं कर रही है, इसका प्रतिकार नहीं कर रही है। सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे नियोजन नीति या स्थानीय नीति को लेकर, जिस तरह से नई नीति लाने का बात कहा गया है? देखिए, नई नीतियों में तो जो इस तरह का खाका तो खुल ही गया कि इसमें स्थानीय लोगों को, यहाँ के झारखंड राज्य के एक स्थानीय नीति तो आज तक बनी नहीं है। ऊपर से आप नियुक्ति का जो प्रक्रिया ऐसे चालू कर रहे हैं जिसमें यहाँ के लोगों को हाशिए पे रखा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि झारखंड में 24 जिले हैं जिसमें से 13 जिलों को अनुसूचित जो है जिला वो किया गया था, जिसमें स्थानीय लोगों को तीसरी और चौथी जो नियुक्तियों में उसमें प्राथमिकता देने की बात थी। 2022 में ही एक PIL होता है और जो यहाँ इस राज्य के महाधिवक्ता जो बिहार के बक्सर के निवासी हैं राजीव रंजन मिश्र, उन्होंने सरकार की तरफ से कोई भी दलील पेश ऐसी नहीं की कि ऑर्डर इस तरह का हुआ कि अब उन 13 अनुसूचित जिलों से मतलब वो सारी प्राथमिकता हटाई जाए। तो फिर आपका कहाँ जाएगा? आपके जो स्कूल में नौकरी करने वाला एक अध्यापक और जो क्लर्क है, और या फिर अभी 4वीं में जो भी आपका पियून बनेगा या सफाई कर्मचारी, वो भी बाहरी लोग आके ले जाएंगे। तो फिर गरीब आदिवासी यहाँ का झारखंडी कहाँ जाएगा बताइए? तो ये कुल मिला के जो है हमारे लिए हानिकारक ही सरकार है, चाहे केंद्र में बोले, क्योंकि वो भी हमारे अस्तित्व को, पहचान को मिटाने का उन्होंने पूरा खाका बना दिया है। आगामी जो प्रस्तावित जनगणना की प्रक्रिया में से हमारा जो 7वां कोड जो हमें अंग्रेज़ों ने अलग से जो आज़ादी से पहले दिया था और आज़ादी के बाद भी जो आदिवासी धर्म और अन्य मान्यताओं के तहत हम लोग अपनी पहचान दर्ज करते थे, उसको 2019 में पहले और फिर 21 में भी उसको हटा दिया गया है। तो एक ऐसा दस्तावेज है जनगणना का जो सभी समुदाय या जातियों का जो है उनका खाका तैयार करता है, रिकॉर्ड बनाता है कि उनके आंकड़े बनाता है कि उनकी कितनी जनसंख्या है। तो जब हमारा कॉलम कोड हट जाएगा, यानी कि हम बतौर आदिवासी रिकॉर्ड ही नहीं होंगे, तो कहाँ हमें धर्मांतरण किया है। हेमंत सोरेन को इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, सेंट्रल को भी प्रेस्क्राइब करें। बिल्कुल बिल्कुल, जो हम लोग तो इस तरह की बातें में छिपी नहीं है, मैं तो बार बार इस बातों को दोहराती हूँ कि ये जो है सारा आदिवासियों को
समूल नष्ट और उसको बिल्कुल मिटाने की जो है ये सारी बिल्कुल बिल्कुल साजिश, वो उसको अमली जामा पहनाना बस बाकी है। से ध्यान दें, हम तो बताते ही हैं लोगों को, और फिर ये लोग ध्यान दें, कार्रवाई करें, अपने तरफ से कुछ तो भूमिका अपनाएं, निभाना चाहिए। हाँ, अपनी आवाज़ भी तो उठानी चाहिए। कल को जब चुनावी मैदान में जाए तो ये कह सके कि उन्होंने अमुक काम आदिवासियों या मूलवासियों के लिए किया। निश्चित रूप से। ये थी पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव। आदिवासियों के हक और अधिकार समेत आदिवासी मूलवासियों के तमाम विषयों को गंभीरता से हमारे साथ बातचीत की। अगली बार फिर एक नए शख्स से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।